जी, रिलायबिलिटी को जहाँ पे हम सिस्टम के लेवल पे इस चीज़ पे कहते हैं कि जब बिजली चाहिए वो मिल जाए, तो एक उसके नीचे, यानी इलेक्ट्रिसिटी, द फिजिक्स ऑफ इट, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से ये कहते हैं कि उसकी फ्रीक्वेंसी और वोल्टेज ठीक हो। जैसे पाकिस्तान में हम एक सर्टेन फ्रीक्वेंसी पे हमें बिजली चाहिए होती है, अमेरिका में उससे फ़र्क फ्रीक्वेंसी पे चाहिए होती है। इसी तरह वोल्टेज भी हमें पाकिस्तान में 200 से 240 के अराउंड चाहिए होते हैं, गोल्डी लॉक रेंज है। तो उसके अंदर अंदर हमें मिल रही है कि नहीं। अब पुराने ज़माने में, इतना पुराना ज़माना भी नहीं है, लेकिन जब डैम से बिजली आती थी, तो वो जो उनके रोटेटिंग पार्ट्स होते थे, बड़े बड़े टरबाइंस, उनके उनमें इनर्शिया होता था बहुत ज़्यादा, और वो फ्रिक्वेंसी को स्टेबल रखते थे, क्योंकि वो बगैर इनकमिंग फोर्स के भी काफ़ी देर तक घूमते रहते हैं, जिसको हम फ्लाई व्हील कहते हैं आम जुबान में। वो ज़ाहिर है सोलर में तो नहीं होती है, सोलर में तो कोई स्पिनिंग पार्ट होता ही नहीं है। तो वहाँ पे फिर आपको इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट करनी पड़ती है कि आप फ्रीक्वेंसीज को उस रेंज में रखें, और या वोल्टेजेस को जो आपको चाहिए। तो इसी तरह अगर आपके पास ये सब सिस्टम है, तो फिर आप, यानी रिलायबिलिटी है, तो आपको स्पिनिंग रिजर्व्स नहीं चाहिए, यानी वो जिस जो हमने थोड़ी देर पहले बात की कि रेडी टू रैंप पावर प्लांट्स नहीं चाहिए, कि जो यहाँ से रिलायबिलिटी की वजह से बिजली ख़त्म हुई तो हमने फ़ौरन अपने जनरेटर चला दिया और ग्रिड को बिजली दे दी। इसी तरह आप इसको यानी स्टोरेज के बगैर, स्टोरेज अगर नहीं होती है तो फिर आपको रिन्यूएबल को इंटीग्रेट करना मुश्किल होता है। जैसे हमने पीछे बात की कि दिन में बिजली हर कोई बना रहा है, तो क्या करें हम उससे ख़रीद के। लेकिन अगर स्टोरेज होगी आपके पास, तो फिर आप उससे ख़रीद सकेंगे और उसको कहीं ना कहीं स्टोर कर सकेंगे। तो आप अपनी कैपेसिटी भी फिर बढ़ाने का सोच सकते हैं, क्योंकि अब आप उसको स्टोर कर सकते हैं और रिलायबली कहीं पे डिस्पैच भी कर सकते हैं। तो जब स्टोरेज की बात आती है, तो ज़ाहिर है बैटरी को क्विकली देख लेते हैं कि बैटरी जो है, अभी तकरीबन 10-12 साल पहले तक बैटरीज आनी शुरू हो गई थी, और यानी उनमें वैल्यू नज़र आनी शुरू हो गई थी लोगों को, और लिथियम आयन उस वक्त से एक बेसिकली प्राइमरी टेक्नोलॉजी अभी तक चल रही है। और वो पहले तो गाड़ियां वगैरह उन्होंने उनमें बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हुई, और अब तकरीबन हर जगह पे ही इस्तेमाल हो रही है। गाड़ियां बहुत ज़्यादा हो गई हैं, और बाकी चीज़ों में भी लिथियम आयन बैटरी आ रही है। 2018 में, यानी 14 से 18 तक, 14 में कॉस्ट बहुत ज़्यादा थी, 18 में कॉस्ट बहुत ज़्यादा ड्रॉप हो गई, अप टू 80% ड्रॉप हो गई। तो फिर लोगों ने इसको सोलर पर स्टोरेज कॉन्फ़िगरेशन में लगाना शुरू कर दिया। उससे पहले बैटरीज बहुत महंगी होती थी। अभी आप देखते हैं कि हर साल मजीद कम होती जा रही है। फिर अगले 2-4 साल में एफिशिएंसी बहुत बढ़ गई, जिसको हम राउंड ट्रिप RTE कहते हैं, राउंड ट्रिप एफिशिएंसी, यानी बैटरी को एक बार कंप्लीटली डिस्चार्ज हो जाए और फिर आप उसको चार्ज करें, या चार्ज करें और डिस्चार्ज करें, तो उसको राउंड ट्रिप कहते हैं। इस दौरान वो उसको कितने हीट लॉसेस करती है, यानी आप जिसने बैटरी ने जो बिजली स्टोर की होती है, वो आपको दे रही है या खुद गर्म होके उसको डिसिपेट कर रही है। तो वो अब 85 to 95% तक पहुंच गई है। हालांकि स्टिल आप देखें तो लिथियम आयन बैटरी अभी भी बहुत गर्म होती है। अभी जो हमारे पास आजकल पिछले 1-2 साल का ट्रेंड है, तो सॉलिड स्टेट बैटरीज आ गई हैं। यानी अब बैटरीज के अंदर कोई भी लिक्विड नहीं होता है। और सोडियम आयन बैटरी आ गई है। अब जो लिथियम और सोडियम में फ़र्क ये है कि सोडियम, जाहिर है, नमक हर जगह अवेलेबल है, तो सस्ती होती है सोडियम आयन बैटरीज, और उसकी वजह से कॉस्ट रिडक्शन हो गई है। और इसी तरह सेफ्टी भी इम्प्रूव हो गई है। वो ज़रा, सोडियम आयन बैटरी, उसका साइज़ बहुत बड़ा होता है, तो वो यानी लिथियम आयन से बड़ा होता है, तो वो गर्म कम होती है। तो अभी आपके पास लिथियम आयन, जैसा मैंने कहा कि तकरीबन हर जगह वही इस्तेमाल हो रही है, लेकिन उसकी एनर्जी डेंसिटी हम कहते हैं कि फॉर एवरी किलोग्राम ऑफ बैटरी वेट वो कितनी एनर्जी स्टोर कर सकती है, वो बढ़ती जा रही है। इसी तरह कितनी दफ़ा वो डिस्चार्ज और चार्ज हो सकती है, जिसको हम कहते हैं साइकिल लाइफ, वो 10,000 साइकिल से ज़्यादा बढ़ गई है। अभी थोड़ी देर में हम बात करेंगे फ्लो बैटरीज की, उनमें तो 25,000 से भी बढ़ गई है। इनफैक्ट वो इनफाइनाइट नंबर्स तक चार्ज रिचार्ज हो सकती है। तो RTE, जैसा कि हमने राउंड ट्रिप एफिशिएंसी हमने कहा कि 85 से 95 तक चल रही है। अब आगे हमें क्या नज़र आ रहा है कि सॉलिड स्टेट बैटरीज अब मार्केट में आनी शुरू हो गई हैं। आपने देखा होगा, आप गाड़ियों के लिए भी अवेलेबल हैं। गाड़ियों मतलब कि इग्निशन के लिए जो हमें बैटरी चाहिए होती है, इसी तरह इलेक्ट्रिक कार्स में भी आनी शुरू हो गई हैं। सोडियम आयन चूंकि सस्ती है, तो वो अब जहाँ पे आपको वेट का या साइज का बहुत बड़ा कंस्ट्रेंट नहीं है, तो वहाँ पे वो आनी शुरू हो गई हैं। फ्लो बैटरी एक और
नई टेक्नोलॉजी है, नई शायद ना कह सकेंगे, थोड़ी सी इट इज़ बिल्ट ऑन हमारी जो स्टैंडर्ड पानी वाली बैटरी होती थी उसको एक्सटेंड किया गया। अब उसमें जो उसके टर्मिनल्स होते हैं या नोड्स होते हैं, एनोड और कैथोड, उसकी जगह पानी का स्टोरेज इस्तेमाल होता है, दो टैंक्स इस्तेमाल होते हैं। तो उसमें अब उसकी जो डाउन साइड है वो ये है कि उसका साइज़ बहुत बड़ा होता है। एक तरफ एनोलाइट का टैंक होता है, एक तरफ कैथोलाइट का टैंक होता है, यानी एनोड और कैथोड कह लें उसको। और वो फिर पंप्स के जरिए अ, इस टैंक से लिक्विड्स को सर्कुलेट करते हैं, और इस लिक्विड के अंदर बेसिकली वनेडियम या उन प्रॉपर्टीज वाले मेटल्स जो होते हैं वो शामिल होते हैं, बेसिकली उनके अंदर स्टोरेज हो रही होती है। तो अ, इनकी जो फ्लो बैटरीज की, जैसे मैंने आपको बताया, साइज बहुत बड़े होते हैं, लेकिन इनकी लॉन्ग ड्यूरेशन स्टोरेज है, यानी इनमें इसमें कह लें कि लॉस बहुत कम होता है एनर्जी का। और सेकेंडली इनकी अच्छी बात यह है कि ऐसी जगहों पे जहाँ पे आपको ट्रांसपोर्टेशन का इशू नहीं है, जैसे फॉर एग्जांपल आपने एक बहुत बड़ा सोलर प्लांट लगा लिया, या एक बहुत बड़ा विंड टर्बाइन्स का फार्म लगा लिया, तो वहाँ पे आप जितनी मर्जी बड़ी करते जाएं बैटरी, आपको तो फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो उधर ही रहना है, उसने कहीं उठ के तो जाना नहीं है, ना उसका वजन किसी चीज़ पे पड़ रहा है। जैसे हमें गाड़ियों में वजन का इश्यू होता है, हमें उसकी ट्रांसपोर्टेशन का इश्यू होता है, हमें लिक्विड की लीकेज का इश्यू होता है, वहाँ पे कोई इश्यू नहीं होता। तो वहाँ पे अभी ये फ्लो बैटरीज इस्तेमाल होना शुरू हो गई हैं। फ्लो बैटरी का भी प्रॉब्लम ये है कि इसकी कॉस्ट ज़्यादा है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ऑब्वियसली ये भी कम होना शुरू हो जाएगी। और रिसाइकलिंग का इंफ्रास्ट्रक्चर जो है, यानी बैटरीज अब दुनिया में बढ़ती जा रही हैं, तो उनके रिसाइकलिंग के बारे में कंसर्न्स बढ़ते जा रहे हैं कि उसका उसका इंफ्रास्ट्रक्चर भी अब बढ़ रहा है आहिस्ता आहिस्ता, और आगे मजीद बढ़ेगा। तो जो हमने एलसीओई की बात की कि वो अब पूरी तरह बात नहीं समझा रहा है, जब स्टोरेज की बात आई है, तो जो उससे उसको जो कॉम्प्लीमेंट करता है, जो मेट्रिक स्टोरेज को भी अंदर लेके आता है, उसको हम कहते हैं लेवलाइज्ड कॉस्ट ऑफ स्टोरेज, LCOS। ये चीज़ क्या है? इट इज़ द टोटल लाइफ टाइम कॉस्ट ऑफ ओनरशिप डिवाइडेड बाय टोटल एनर्जी डिस्चार्ज ओवर द सिस्टम्स लाइफ। वही चीज़ है, वहाँ पे हम कह रहे थे कि कितनी एनर्जी प्रोड्यूस की और टोटल कितना खर्चा हुआ। यहाँ पे हम कह रहे हैं कि टोटल कितना खर्चा हुआ और कितनी एनर्जी उसने डिस्चार्ज की। अब आप गौर करें तो इसको आप LCOE के साथ जमा करके, यानी दोनों को इकट्ठा पढ़ेंगे, तो तब आपको पूरी बात समझ आएगी। एक तरफ जनरेशन कितनी है और दूसरी तरफ स्टोरेज की इकोनॉमिक्स क्या क्या है। तो ये कैप्चर करती है यार कैपिटल कॉस्ट को भी, ऑपरेटिंग कॉस्ट को भी, और डिग्रेडेशन कॉस्ट को भी, ऑन पर किलोवाट आवर बेसिस। इसके मेजर कंपोनेंट्स क्या होते हैं? बैटरी सिस्टम कॉस्ट, यानी आपने जो बैटरी का पूरा सिस्टम लेके इंस्टॉल किया, उसके मुख्तलिफ सेल्स और इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह, उसकी कॉस्ट। इसी तरह बैलेंस ऑफ सिस्टम एंड इंस्टॉलेशन, यानी ये सिर्फ अकेले अगर है तो और बात है, लेकिन अगर इसने किसी और के साथ काम करना है तो उनको आपस में इंटीग्रेट करने की क्या कॉस्ट होगी। इसी तरह इसके ऑपरेशन और मेंटेनेंस, ऑब्वियसली बैटरी की जितनी भी होती है उसकी कॉस्ट। फिर रिप्लेसमेंट अगर होनी है उसकी कॉस्ट। इसी तरह जो हम RTE की बात कर रहे थे, एफिशिएंसी की, राउंड ट्रिप एफिशिएंसी की, उसमें लॉसेस कितने होते हैं। तो LCOE जो है वो आपको बताता है कि आपने आप बिजली जो प्रोड्यूस कर रहे हैं वो ओवरऑल आपको कितने की पड़ रही है, मे बी ऑन पर किलोवाट आवर बेसिस। तो ये आपको बताता है कि आप जो बिजली स्टोर कर रहे हैं वो आपको स्टोरेज कितने की पड़ रही है। तो इट डिटर्मिन्स वेदर सोलर प्लस स्टोरेज कॉम्बिनेशन कैन compete विद कन्वेंशनल जनरेशन। पहले हम बात कर रहे थे ना कि दिन को अपनी बिजली बना लेंगे, शाम को ग्रिड से ले लेंगे, वो सस्ती पड़ रही है। अब ग्रिड की जो कॉम्प्लिकेशंस आ रही हैं, लोग इंडिपेंडेंट होना चाहते हैं, तो कहते हैं हम स्टोर कर रहे हैं। तो ये आपको फिर अब बताता है कि आप स्टोर करके क्या कन्वेंशनल जनरेशन का मुकाबला कर सकते हैं कि नहीं, कॉस्ट्स कैसी जा रही हैं। तो आप यहाँ पे देखें, करंट लिथियम आयन LCOS, यानी बैटरी की जो लेवलाइज्ड कॉस्ट ऑफ स्टोरेज है, वो 100 से 300 डॉलर्स पर किलोवाट आ रहा है। 100 से 300 डॉलर पर किलोवाट आवर, ये बहुत ज़्यादा है। अगर आप LCOE याद करें सोलर का इट सेल्फ, तो वो तकरीबन 0.05 सेंट था, सॉरी $0.05 था, यानी 5 सेंट था, 6 सेंट था। और जो बहुत ही महंगी बिजली कहीं पे बन रही थी तो वो 15, 20, 25 इस रेंज में जा रहा था। ये उससे 400, 500, 600 गुना ज़्यादा है अभी कॉस्ट। ऑब्वियसली डिपेंड करता है कि कितनी देर
इसके लिए आप इसको स्टोर कर रहे हैं, कहाँ अप्लाई कर रहे हैं, किस जगह पे आप इससे बिजली लेते हैं। लेकिन जैसा कि बैटरी की तमाम मुख्तलिफ एप्लीकेशंस में, टेक्नोलॉजी में हम ट्रेंड देख रहे हैं कि कीमत गिर रही है, तो इसकी भी LCOSs भी गिर रहे हैं मुख्तलिफ बैटरीज के। तो बॉटम लाइन क्या है कि स्टोरेज एड्स कॉस्ट टू एनर्जी सिस्टम्स। आपको रिन्यूएबल इंटीग्रेशन तो इससे हो जाती है, लेकिन ये आप इसको ज़्यादा स्केल पे उसी वक्त ला सकेंगे जब इसकी कॉस्ट उस लेवल तक आ जाएगी कि आप इसको ट्रेडिशनल सोर्सेज के साथ कंपेयर कर सकेंगे। कुछ और इसके इकोनॉमिक्स के बारे में देखते हैं कि जो हमारे PV सिस्टम्स होते हैं, स्टैंडर्ड सोलर सिस्टम्स होते हैं, ये ऑब्वियसली पावर जनरेशन, हमने शुरू में बात की थी इस कोर्स के कि 4 साढ़े 4 हज़ार मेगावाट तो ऑलरेडी लग गए थे जब पिछला इकोनॉमिक सर्वे अभी बन रहा था। तो अभी कुछ लोग इस हद तक कह रहे हैं कि हम ये शायद 30 40 हज़ार तक का खरीद चुके हैं, मार्केट में आ चुके हैं, बिके नहीं है अभी। लेकिन पाकिस्तान में तकरीबन जितनी एक ट्रेडिशनल हमारी जनरेशन कैपेसिटी है, उसके बराबर की स्टोरेज हमारी मार्केट में आ चुकी है। तो अब जाहिर है कि इसको इतना बड़ा एक रिसोर्स आया है और हमारे पास एनर्जी भी सोलर की शक्ल में पोटेंशियल मौजूद है। तो इसकी इकोनॉमिक्स भी अब देखनी बड़ी ज़रूरी है कि डे टाइम वाला पार्ट और स्टोरेज वाला पार्ट, तो ये बहरहाल इट्स अ रियल थिंग ना, और इसको हमें डिटेल में जाना तो पड़ेगा। तो जो LCOE और LCOS को मिला के जो ओवरऑल कॉस्ट बनती है, उसको कुछ इस तरह से अब मैनेज करना पड़ेगा ट्रेडिशनल सोर्सेज के साथ, कि अब हम इसको उस लेवल पे लेके आए कि एक आम यूज़र जो है इसको ख़रीदने के काबिल हो सके। और बैटरी की ज़ाहिर है मुख्तलिफ हमने पीछे टेक्नोलॉजीज़ पढ़ी, तो उनमें से कौन सी टेक्नोलॉजीज वाइबल है, कौन सी फ्यूचर में अच्छी है, उस पर इन्वेस्टमेंट, तो ये सारे इकोनॉमिक्स अब आपको सिस्टम को देखने पड़ेंगे। और बेसिक आइडिया क्या है कि आपको रिलायबल डिस्पैचेबल पावर मिलती रहे, और आपको जगह जगह बैकअप्स ना रखने पड़े, ताकि आपकी इंडस्ट्री भी ग्रो करे और आपके ब्लैकआउट्स और ब्राउनआउट्स भी ना हो। तो यहाँ पे एक टर्म यूज होती है फर्म पावर और इंटरमिटेंट पावर। फर्म पावर का मतलब होता है कि जब मर्जी, जब चाहिए होगी बिजली मिल जाएगी, चाहे हवा है नहीं है, धूप है नहीं है। जैसे ऑब्वियसली हमारे कोल गैस के न्यूक्लियर के प्लांट्स होते हैं, हमारे पेट्रोल या डीजल से चलने वाले या क्रूड ऑयल से चलने वाले होते हैं, इसी तरह डैम्स वाले, इसी तरह जियोथर्मल या बायोमास के जो डिस्पैचेबल प्लांट्स होते हैं। और जो इंटरमिटेंट होते हैं, ज़ाहिर है उसमें सोलर और विंड और रन ऑफ द रिवर जो होते हैं, यानी पानी ज़्यादा होता है। जिस तरह हमारे पास इस्लामाबाद रावलपिंडी के इर्द गिर्द भी 2 3 रन ऑफ द रिवर प्लांट्स हैं। वहाँ ये होता है कि जब सर्दियाँ होती हैं तो ज़ाहिर है दरियाओं में इतना पानी नहीं होता, तो वो बंद हो जाते हैं। इसी तरह CSPs जो होते हैं, कंसंट्रेटेड सोलर पावर, वो भी सोलर पे ही चलते हैं, तो वो भी इंटरमिटेंट होते हैं। तो जो हमारी स्टोरेज सॉल्यूशंस हैं, वो आपके इंटरमिटेंट पावर्स को फर्म पावर्स के करीब लेके जाते हैं। यानी अभी ज़ाहिर है फर्म आप उसको फिलहाल नहीं कह सकते, क्योंकि फुली इंटीग्रेटेड नहीं है सिस्टम कोई भी हमारे पास, एटलीस्ट पाकिस्तान में। तो क्वाजी फर्म आप कह सकते हैं कि अब आहिस्ता आहिस्ता आपके जो घरों में जो इन्वर्टर लग रहे हैं अब सोलर के साथ, वो इस तरह के होते हैं कि वो आपकी वोल्टेज को भी स्टेबल कर देते हैं, यानी जो आप वोल्टेज दे रहे हैं ग्रिड को, फ्रीक्वेंसी को भी स्टेबल कर देते हैं। तो एक तरह से उसमें आहिस्ता आहिस्ता फर्मनेस आ रही है, मजीद आएगी। यानी ये जो जो मैंने बात की अभी कि फर्मनेस आ रही है, उसके अंदर ये सिर्फ टेक्नोलॉजी की बात कर रहा हूँ मैं, लेकिन अभी मार्केट की बात हम नहीं कर रहे। आप दे रहे हैं, आपका पड़ोसी नहीं दे रहा या उसका पड़ोसी नहीं दे रहा, तो ग्रिड वाले उसको कैसे हैंडल करेंगे। इसी तरह आप दे रहे हैं तो आपसे कितना बिल लिया जाए, आपके पड़ोसी से जो कि नहीं दे रहा स्टेबल पावर, उससे कितना, उसको उससे जो बिजली खरीदें कितने की खरीदें, वगैरह वगैरह। तो पॉलिसी लेवल और मार्केट लेवल की बात नहीं कर रहा मैं, सिर्फ टेक्निकल लेवल पे अब ये फर्म होती जा रही है चीज़ें। तो जाहिर है कि ये जो ट्रांसफॉर्मेशन अब आहिस्ता आहिस्ता आ रही है कि हम इस तरफ शिफ्ट होंगे। इसका सिस्टम डिज़ाइन जो जो है ना, वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स होगा, और बहुत चैलेंजिंग भी होगा ऑब्वियसली, कि आप कैपेसिटीज़ को बैलेंस करें। आप ट्रेडिशनल जब तक इसके साथ लगा हुआ है 5 10 15 साल जितना भी, उसको बैलेंस करते रहें, डिमांड्स को मैनेज करते रहें। अब बैटरीज को इन इटसेल्फ, जब बैटरी की बात आएगी तो चार्जिंग साइकिल्स उसके मैनेज करते रहें, उसके डेग्रेडेशन को मैनेज करते रहें, नई टेक्नोलॉजीज़ को लेके आते रहें, ताकि ये इकोनॉमिकली वायबल बन जाए आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें। तो
आप इस कॉम्प्लेक्सिटी को नेविगेट करने के लिए आपको बहुत सारी चीज़ों को बैलेंस करना पड़ता है। जैसे कॉस्ट और रिलायबिलिटी के दरमियान बैलेंस। रिलायबिलिटी बढ़ाते जाएंगे, कॉस्ट बढ़ती जाएगी। सस्ती चीज़ खरीदेंगे, वो कम रिलायबल होगी। तो एक बीच में आपको एक गोल्डीलॉक बैलेंस पे आना पड़ेगा। इसी तरह कार्बन रिडक्शन जब करेंगे कि इससे बिल्कुल कोई भी डैमेजिंग गैसेस ना निकले, आपका कार्बन फुटप्रिंट कम हो, तो कॉस्ट बढ़ती जाएगी। कॉस्ट बढ़ती जाएगी तो आप कारोबार ही नहीं कर सकेंगे, तो कार्बन रिडक्शन भी नहीं कर सकेंगे। तो आपको इसमें भी फिर बैलेंस लेके आना पड़ेगा। इसी तरह फ्लेक्सिबिलिटी जो है, जहाँ जहाँ फ्लेक्सिबिलिटी लाते जाएंगे वहाँ एफिशिएंसी कम होती जाएगी। जितना फ्लेक्सिबल सिस्टम होगा, यानी उसमें स्टोरेज भी साथ होगी, तो आप, इसका मतलब फास्ट रैंपिंग सिस्टम चाहिए हो आपको, जो जल्दी से उस वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी तक पहुंच जाए। इसका मतलब है कि आपको फिर एफिशिएंसी थोड़ी सी कम करनी पड़ेगी। तो बेसिकली आपको मुख्तलिफ जगहों पे ट्रेड ऑफ करने होते हैं, जब तक किसी चीज़ में टेक्नोलॉजी मेच्योर नहीं होती। तो पाकिस्तान में अब नेट मीटरिंग का जो एक सिस्टम है, इसको चूंकि इस हमारे आज के टॉपिक से बड़ा करीबी है, तो इसको भी क्विकली देख लेते हैं कि ये जो हमारा अब हमारी जो ट्रांस एक कह लें कि नेट बिलिंग की तरफ हम गए नेट मीटरिंग से। तो ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान में ये प्रॉब्लम है, ये ग्लोबल चैलेंज चैलेंज पूरी दुनिया में आ रहा है ये, कि हम ग्रिड को कैसे वाइबल रखें, यानी फाइनेंशियली वो स्टेबल रहे ताकि चल सके, और नई टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल करके लोगों को सस्ती बिजली भी दे सके। तो पहले हमारे पास नेट मीटरिंग एरा थी, यानी जितने की बिजली बनाई उतने की बेच दी। तो ये बेसिकली आपको क्रेडिट गवर्नमेंट इंसेंटिवाइज कर रही थी कि आप लगाएं, ज़्यादा से ज़्यादा रूफटॉप्स लगाएं। फिर क्या हुआ कि आपने बहुत ज़्यादा लगानी शुरू कर दी। जब आपने बहुत ज़्यादा लगानी शुरू कर दी, तो आपने बिजली कम खरीदनी शुरू कर दी गवर्नमेंट से। गवर्नमेंट से मतलब कि डिस्कोज वगैरह से। जब आपने कम खरीदनी शुरू कर दी, उनके पास पैसे कम हो गए, डिस्कोज के पास के इलेक्ट्रिक के पास। जब पैसे कम हो गए, तो वो फिर अपनी ग्रिड की मेंटेनेंस उनके लिए मुश्किल होती चली गई। और उनके पास एक ही रास्ता था कि वो जिन्होंने सोलर नहीं लगवाया उनके बिलों में चीज़ें डालना शुरू कर दें। आप में से बहुत से लोग पूछते हैं कि बिल में ये क्यों लगा हुआ है, वो क्यों लगा हुआ है, इसका क्या ताल्लुक है बिजली से। तो बस पॉलिसी ऐसी होती है। फिर आपको लगता है कि कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन एक्चुअली उनको जो भी करीबी तरीन फिर चीज़ नज़र आती है उसमें ऐड कर देते हैं। हमने पीछे जब बिल्स का एनालिसिस किया था, तो बहुत सारे कंपोनेंट्स देखे थे, तो किसी ना किसी कंपोनेंट में पैसे बढ़ा देते हैं, क्योंकि फाइनेंशियली वायबल तो रखना होता है डिस्कोस को। जब ये बहुत हुआ, आप बढ़ता गया, तो जो नॉन सोलर थे, जाहिर है वो गरीब तरीन लोग होते हैं जो नॉन सोलर होते हैं, क्योंकि सोलर तो बहरहाल जो अमीर बंदा होता है वो सोलर तो लगवा ही लेता है, या इवन मिडिल क्लास का बंदा भी लगवा लेता है। तो उन्होंने जब बहुत शोर किया कि हम तो सोलर नहीं लगवा सकते, आप हमारे ही बिल बढ़ाते जा रहे हैं, तो वो नेट बिलिंग की तरफ आ गए, जिसमें आप एक्चुअल होलसेल एनर्जी की वैल्यू देखते हैं, बजाय इसके कि उसकी रिटेल प्राइस देखें। ये नहीं देखते कि बिजली मैंने कितने की दी और आपने कितने की दी, बल्कि वो देखते हैं कि आप जो बिजली उसको दे रहे हैं उसकी वैल्यू कितनी है। दोपहर को 2 बजे मैं क्यों खरीदूं आपसे, यानी आपसे पूछ रहा है एनटीडीसी वाला, मैं तुमसे क्यों खरीदूं दोपहर को 2 बजे बिजली, जब ना मुझसे कोई खरीद रहा है, ना मेरी ग्रिड में कैपेसिटी है तुमसे खरीदने की। तो मैं क्यों उतने ही पैसे दे के तुमसे खरीदूं? तुम मुझसे रात को जब तुम्हें चाहिए होती है और तुम्हारे पास होती नहीं है, तो तुम खरीद लेते हो। मुझे किन नफलों का सवाब है कि मैं उस वक्त खरीदूं जब मुझे चाहिए ही नहीं है। आप सोचे ना, कारोबार कर रहे हैं आप, तो क्या आप अभी ऐसा कारोबार करेंगे कि आप उस वक्त माल लेके रख लें जब आप आगे बेच ही नहीं सकते? तो ये सिचुएशन है इस वक्त एनटीडीसी की। तो वो फिर उसमें ये नेट बिलिंग ले आते हैं, जिसमें टाइम ऑफ यूज़ भी आ जाता है, जिसमें वैल्यू वाली बात आ जाती है जो हमने देखी। और इसी तरह मुख्तलिफ कॉस्ट ऐड करते हैं वो। और इससे निकलता है क्या है कि ओवरऑल सोलर की अडॉप्शन स्लो हो जाती है, लेकिन ग्रिड इकोनॉमिक्स बेहतर हो जाती हैं। तो जब तक जाहिर है जब तक ये टेक्नोलॉजी जो हमने पीछे बात की ना, कि इतनी स्टेबल नहीं हो जाती, फर्म नहीं हो जाती, इतनी रिलायबल नहीं हो जाती कि ऑन इट सेल्फ आपको 24 घंटे बिला तातुल एक्सेलेंट फ्रीक्वेंसीज और वोल्टेजेस के साथ रिलायबल बिजली दे, तब तक आपको ग्रिड रखनी पड़ेगी। और ग्रिड की अपनी कुछ कॉस्ट्स होती हैं, और उन कॉस्ट्स को एक बैलेंस ला के बेयर करना पड़ेगा। तो ये जो हो रहा है सब कुछ, इसको यूटिलिटी डेथ स्पाइरल भी कहते हैं। यूटिलिटी का मतलब होता है आप बिजली बेचने वाली कंपनियां, यानी यूटिलिटीज जो हैं वो जैसे फॉर एग्जांपल कराची इलेक्ट्रिक एक यूटिलिटी कंपनी है ना। तो उन उन वो अपने एक डेथ की तरफ जा रही है। ये कुछ अर्सा पहले ये कॉन्सेप्ट आया था,
जो हमने पीछे सारा एक साइकिल किया ना, कि आपने रूफटॉप पे सोलर लगा लिया, बिजली बनानी शुरू कर दी, तो रेवेन्यू कम हो गया कि इलेक्ट्रिक का, लेकिन उनकी कॉस्ट उधर ही है, फिक्स कॉस्ट। तो उन्होंने टैरिफ बढ़ा दिया। टैरिफ आपने बढ़ाया तो और लोग सोलर पे जाना शुरू हो गया, क्योंकि बिजली अब उनके लिए वो कहीं से कर्ज लेके लगा रहे हैं। लेकिन और तो एक स्पाइरल है जिसमें यूटिलिटीज फंसती जा रही हैं, कि बहरहाल सोलर इस हद तक तो सस्ता है कि मैं अपनी छत पे लगा लूं, और बहुत गरीब आदमी हूँ, ठीक है, रात को बगैर बिजली के गुजारा कर लूंगा, लेकिन आपसे महंगी बिजली मैं नहीं खरीद कर सकता। तो इससे हो क्या रहा है कि फाइनेंशियल स्ट्रेस आ रही है यूटिलिटीज के ऊपर। अ, उनको जब फाइनेंशियल स्ट्रेस आती है, आप में से जो लोग स्टॉक एक्सचेंज को फॉलो करते हैं उनको पता होगा कि फिर लोग आपके स्टॉक्स ही नहीं खरीदते, आपको फंड नहीं करते, कैपिटल मार्केट से आपको पैसे नहीं मिलते हैं, आपके टैरिफ्स बढ़ रहे हैं। और जो बढ़ किसके लिए रहे हैं? वो जो बेचारा अभी तक आपके साथ फंसा हुआ है, वो मजीद आप उससे ज़्यादा पैसे ले रहे हैं, तो ज़ाहिर इक्विटी वहाँ पे ख़त्म होती है। और फाइनली आपके जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो ग्रिड्स हैं आपकी, जो ट्रांसफार्मर्स हैं, जो आपके मुख्तलिफ माइक्रो ग्रिड्स हैं, उनमें आप इन्वेस्ट नहीं कर सकते। फिर इन्वेस्ट नहीं कर सकते तो वो पुराने होते जाते हैं, उनकी एफिशिएंसी कम होती चली जाती है, और आपके लॉसेस बढ़ने शुरू हो जाते हैं। तो बॉटम लाइन ये है कि जो फाइनेंशियली वीक ग्रिड होती है वो रिलायबल नहीं होती है। वो फिर उसमें प्रॉब्लम आने शुरू हो जाएंगे, और आप जितने पैसे कम कमाएगा डिस्को, उतनी आपकी फिर बिजली की लोड शेडिंग, बिजली की क्वालिटी वगैरह, रिलायबिलिटी वगैरह वो कम होती जाएगी। तो आपने यूटिलिटीज़ को वायबल रखना होता है, ताकि वो अपने आप को अपग्रेड करते रहें, और आपको रिलायबल बिजली देते रहें। लेकिन ये शायद कभी भी होगा नहीं। ये क्यों? क्योंकि ग्रिड बहरहाल एसेंशियल है। आपको बैकअप पावर चाहिए, अभी रिलायबिलिटी नहीं है, स्टोरेज प्लस रिन्यूएबल्स को मिला के। और जो आपके कंज्यूमर्स हैं, कम से कम रात को आपसे बिजली अभी भी खरीद रहे हैं ज़्यादातर कंज्यूमर्स। आपकी कॉस्ट रिकवरी जो है, फिर उसकी वजह से आपको किसी और तरीके से लोग शुरू कर देते हैं, जैसा अभी हमारे साथ हुआ है कि कैपेसिटी चार्जेस, डिमांड चार्जेस, नेट बिलिंग, इन सब चीज़ों के थ्रू पैसे यूटिलिटीज़ तक पहुंचते रहते हैं। दूसरा एक कह लें कि ओवरऑल फ़ायदा क्या हो रहा है ग्रिड्स को सोलर की वजह से, कि उनकी बहरहाल दिन में तो डिमांड कम हो ही रही है ना। दिन में आप उनसे अब बिजली नहीं खरीदते, तो किसी ना किसी हद तक उनकी कॉस्ट कम हो भी रही है। तो अगर ओवरऑल पीक डिमांड कम हो रही है, यानी वो जितना एक्सट्रीम रैंप पे उन्होंने जाना है वो कम हो रहा है, तो उनको फिर इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेड्स नहीं करने पड़ते। ज़रा याद करें, आपके हमने शुरू में एक बात की थी कि आपको जो एज इंडस्ट्री जो मुख्तलिफ चार्जेस देने पड़ते हैं, उनमें एक इम्पॉर्टेंट पैसा वो होता है जो कि आपकी पीक डिमांड से रिलेटेड होता है, और वो कई गुना आपके बिल को बढ़ा देता है। तो ये उसकी बात हो रही है। इसी तरह ये बैटरी स्टोरेज वगैरह जो आ रही है, तो ये जहाँ जहाँ हमारे घरों में हमारी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाती है, वहाँ ये यूटिलिटीज़ की फ्लेक्सिबिलिटी भी बढ़ा रही है। और इसी तरह स्मार्ट स्मार्ट ग्रिड टेक्नोलॉजीज जो हमने बात की, कि आप अगर माइक्रो लेवल पे चीज़ों को मैनेज करना शुरू कर दें तो ऑपरेशंस फ्लेक्सिबल हो सकते हैं, जिसमें आईओटी डिवाइसेस वगैरह। पाकिस्तान में भी कुछ जो अर्ली अडॉप्टर्स होते हैं, उन्होंने बड़े ज़बरदस्त कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम्स घरों में लगाए हुए हैं, जो एग्जैक्ट टाइम पे चीज़ को ऑन करते हैं, ऑफ करते हैं। बाहर यूके में तो मैंने देखा बहुत ज़्यादा ये चीज़ इन हो गई है, कि हर बंदा जो है वो अपने घर को आईओटी बेस्ड पावर मैनेजमेंट की तरफ लेके जा रहा है। इसी तरह जो पॉलिसी है वो भी अब इन चीज़ों को अडॉप्ट कर रही है। और वो नई नई चीज़ें लेके आ रहे हैं कि मार्केट्स को स्टेबल करें, टेक्नोलॉजी को नई को अडॉप्ट करें, प्राइसिंग ऐसी करें कि वो वैल्यू रिफ्लेक्ट कर रही हो। यानी जब आपको सबसे ज़्यादा वैल्यू मिलती है, वो आपसे सबसे ज़्यादा पैसे लेते हैं, जब आपको कम वैल्यू मिल रही होती है तो आपसे कम पैसे लेते हैं। तो की इंसाइट इसमें क्या है जी, के द अल्टीमेट आउटकम डिपेंड्स ऑन टैरिफ डिज़ाइन। यानी आप अपने बिजली के बिल को, कितने पैसे आप ले रहे हैं किस टाइम, उसको ऐसा डिज़ाइन करें कि वो तमाम स्टेक होल्डर्स की रिक्वायरमेंट को मीट कर रहा हो। स्टेक होल्डर का मतलब आप भी हैं, ग्रिड भी है, टेक्नोलॉजी वाले लोग भी हैं जो कि इंपोर्ट करते हैं, आपको बेचते हैं। इसी तरह गवर्नमेंट इटसेल्फ भी है। इसी तरह आपका रेगुलेटरी रिस्पांस क्या है, कितनी जल्दी आप, जैसे आप मैंने आपको बताया था, नेपरा जो है वो
हर महीने हेयरिंग्स करती है मुख्तलिफ स्टेक होल्डर्स को जो प्रॉब्लम आते हैं कि कहीं रेट बढ़ाने होते हैं, कहीं लोग पहुंच जाते हैं नहीं रेट ज़्यादा है रेट कम करें, तो उसकी कोर्ट की तरह की हियरिंग होती है। इसी तरह कॉम्प्लेक्स सिस्टम्स को, ग्रिड्स के सिस्टम्स को मैनेज करना इम्पॉर्टेंट होता है रादर देन टेक्नोलॉजिकल इनएविटेबिलिटी। बजाय इसके ये कहना है कि बस टेक्नोलॉजी आ गई अब तो उधर जाना ही पड़ेगा, हमें एक बैलेंस तरीके से आगे जाना होगा। तो ओवरऑल एक इंटीग्रेटेड व्यू देख लें तो एक टेक्निकल लेयर है, जैसे मैं आपको बीच में बता रहा था मैं टेक्निकल की बात कर रहा हूँ, इसी तरह मैं मार्केट्स की बात कर रहा हूँ या पॉलिसी की बात कर रहा हूँ, तो एक और इकोनॉमिक लेयर है। टेक्निकल लेयर में क्या ट्रेंड्स हैं कह लें या इम्प्लीकेशंस हैं कि इंटरमिटेंसी है, तो इंटरमिटेंसी की वजह से आपकी आपको ज़रूरत पड़ रही है स्टोरेज की और फ्लेक्सिबिलिटी की। डक कर्व जो है वो स्टीप रैंपिंग रिक्वायरमेंट्स को जनरेट करता है, यानी उसकी वजह से आपको ऐसा टाइम आ जाता है कि फ़ौरन बिजली चाहिए होती है। इसी तरह जो आप जितना ज़्यादा सोलर या रिन्यूएबल अडॉप्ट करते जाएंगे, ग्रिड जो है वो अनस्टेबल होने के चांस बढ़ते जाएंगे क्योंकि उनको पैसे नहीं मिलेंगे। तो आपको फिर ग्रिड फॉर्मिंग इन्वर्टर्स अब लोग लगा रहे हैं। अब ग्रिड फॉर्मिंग इन्वर्टर्स क्या होते हैं, जब हमने थोड़ी देर पहले बात की ना कि आप जब किसी को आप यूटिलिटी को बिजली बेच रहे हैं अपने घर की छत से बना के, तो आपका अपनी वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी पे कंट्रोल है कि नहीं। तो वो सिस्टम्स जो कि परफेक्ट फ्रीक्वेंसी और वोल्टेज दे रहे होते हैं, और एक दो फैक्टर्स और भी हैं, वो उनको हम कहते हैं ग्रिड फॉर्मिंग सिस्टम्स हैं या इन्वर्टर्स हैं, यानी ये इन इट सेल्फ ग्रिड को स्टेबल कर रहे होते हैं। और जो जो नहीं होते, जो कह लें कि रॉ शक्ल में होते हैं, उनको हम कहते हैं ग्रिड फॉलोइंग इन्वर्टर्स, यानी वो ग्रिड को देख रहे होते हैं और उस हिसाब से उनसे बिजली ली जाती है नहीं ली जाती। और जो ग्रिड फॉर्मिंग होते हैं वो इट्स सेल्फ दे आर काइंड ऑफ ग्रिड इन देमसेल्व्स, क्योंकि वो उसी लेवल पे बिजली दे रहे होते हैं जो किसी को आगे बेचने के लिए चाहिए होगी। तो अब हम टेक्निकल लेयर में अब उस तरफ हम जा रहे हैं कि जहाँ से भी बिजली कोई ख़रीदे वो ग्रिड फॉर्मिंग नेचर की हो, वो रेडी बिजली हो जो कि डिस्पैच की जा सके। इकोनॉमिक लेयर में हमने देखा था कि एलसीओई जो है वो रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा है सिस्टम वैल्यू को। तो दूसरी चीज़ हमने ये देखी थी कि स्टोरेज जो है वो सिस्टम के कॉस्ट को इंक्रीज कर रही है, और अभी के हिसाब से देखें तो वो 100 200 300 गुना टाइम्स इंक्रीज है जब हम स्टोरेज को अंदर लेके आते हैं। दूसरी चीज़ ये कि हमने अब एनर्जी ओनली पॉलिसी नहीं देखनी कि जितने की मैं गवर्नमेंट से खरीद रहा हूँ गवर्नमेंट भी मुझसे उतने की खरीदे, बल्कि कैपेसिटी और वैल्यू के एंगल से उस चीज़ को देखना है। और एक और चीज़ अब सामने आ रही है इकोनॉमिक लेयर पे कि आपको लोकेशनल मार्जिनल प्राइसिंग के लिए सिग्नल चाहिए होते हैं। इसका मतलब ये होता है कि फॉर एग्जांपल कराची कराची में ग्रिड भी मौजूद है, कराची में पावर प्लांट्स भी मौजूद हैं, कराची में विंड भी मौजूद है, कराची में धूप भी मौजूद है। तो नेचुरली कराची में बिजली सस्ती है, लेकिन कराची में डिमांड भी बहुत ज़्यादा है, तो वो बिजली की कीमत ऊपर चली जाती है। अब इमेजिन करें आप कराची से 500 600 किलोमीटर बलूचिस्तान की तरफ या इंटीरियर सिंध की तरफ जा रहे हैं, वहाँ पे ना हवा है, ना वहाँ पे ग्रिड है, ना वहाँ पे महंगे सोलर महंगे सिस्टम्स हैं जहाँ से बिजली को स्टेबल रखा जा सके, और फाइनली ना वहाँ पे ज़्यादा डिमांड है, फिर भी आपने कुछ एरियाज हैं जिनको बिजली देनी है। तो लोकेशन के हिसाब से प्राइस में बड़ा फ़र्क पड़ता है। आपके पास ही अगर आप जिस बल्कि कराची को छोड़ें, इमेजिन करें छोटे छोटे शहर हैं बहुत सारे ना, एक शहर हवा है उसके पास बहुत अच्छी, वो फ्री बिजली बना रहा है। एक शहर के पास धूप है, फ्री बिजली बना रहा है। लेकिन उसके इस साथ थोड़ी दूर एक और शहर है जो पेट्रोल से बिजली बना रहा है, वो महंगी बिजली बना रहा है, लेकिन वो बड़ा शहर है, उसकी डिमांड ज़्यादा है, वो आपसे बिजली खरीदता है, यानी आपके छोटे शहर से जहाँ पे आप फ्री बना रहे हैं। तो प्राइसिंग जो है वो लोकेशनल सिग्नल आप गवर्नमेंट को या यूटिलिटीज़ को मिलते रहते हैं। एक सिग्नल क्या हो सकता है पोटेंशियल, कि फलानी ये जो तुम पावर प्लांट लगा रहे हो अगला, ये डीजल का पावर प्लांट ये कराची में नहीं लगाओ बल्कि सखर में लगाओ, ताकि तुम रेडिली सखर वालों को बिजली दे सको, बजाय इसके कि यहाँ से व्हील करो। क्योंकि तुम्हारी ग्रिड अगर ग्रिड चेंज कर डालनी पड़ी कराची से सकर तक तो बहुत महंगी पड़ती है, तो सीधा सीधा वहां लगा दो। तो इन चीज़ों को कहते हैं लोकेशनल मार्जिनल प्राइसिंग सिग्नल्स, कि आप अपने प्लांट्स को ऐसी जगह पे लोकेट करें या जनरेशन को ऐसी जगह पे लोकेट लोकेट करें कि वो उसी एरिया को सर्व कर सके सस्ता।
बल्कि इंडस्ट्री के केस में हम ये भी कह सकते हैं कि आप डिमांड ऐसी जगह रखें जहाँ पे बिजली सस्ती लाई जा सके। जैसा मैंने आपको शुरू में एक डिस्कशन में बताया था कि जहाँ से कोल निकल रहा है कराची में, सॉरी सिंध में, दो जगहों से, उसी के करीब एंग्रो वालों ने अपनी सारी इंडस्ट्री लगा ली है। फिर उनको लगा कि नहीं, कोल भी हम ही निकालते हैं, तो उन्होंने वो स्ट्रक्चर भी खरीद लिया और कोल भी खुद निकालना शुरू कर दिया। इसी तरह बलूचिस्तान में जहाँ से गैस निकल रही है उ, उसी के थोड़े पास जाके फौजी फर्टिलाइजर्स ने भी और फातिमा फर्टिलाइजर्स ने भी अपने प्लांट्स लगा दिए फर्टिलाइजर के, क्योंकि गैस बहुत फर्टिलाइजर इस्तेमाल करते हैं। तो अगर उनको ये व्हील करनी, फर्टिलाइज गैस को पाइप से गुजार के दूर तक ले जाना पड़ता, तो ज़ाहिर है पाइपिंग की कॉस्ट भी आती है और उसकी पंपिंग की कॉस्ट भी आती है। तो उस तरह की ये एक कॉन्सेप्ट है कि बिजली को भी आप उसी तरह लोकेशनल मार्जिनल प्राइसिंग करें उसकी, और वहाँ से जो सिग्नल मिलते हैं उनको फॉलो करें। और फाइनली मार्केट एंड पॉलिसी लेयर। नेट मीटरिंग हमने देखा कि नेट मीटरिंग से एक डिस्टॉर्शन आती है रेवेन्यू में, और जो जिन्होंने सोलर नहीं लगाया था उन पे बहुत ज़्यादा लोड आना शुरू हो जाता है। तो नेट मीटरिंग से फिर ट्रांजिशन हुई टाइम ऑफ यूज़ टैरिफ्स पे या नेट बिलिंग पे। इसी तरह कैपेसिटी चार्जेस हमें देने पड़ते हैं, क्योंकि अभी टेक्नोलॉजी हमें स्टोरेज और रिन्यूएबल्स की टेक्नोलॉजी हमें रिलायबल बिजली, स्टेबल बिजली नहीं दे रही है। और फिर डायनामिक प्राइसिंग मॉडल्स आ गए इसकी वजह से कि इस वक्त इतनी बिजली का टाइम पैसे होंगे, इस वक्त इतने होंगे, यहाँ से आ रही हुई तो इतने होंगे, वगैरह वगैरह। और फाइनली लिखा हुआ है नीड फॉर एंसिलरी सर्विसेज मार्केट। एंसिलरी सर्विसेज क्या चीज़ होती हैं? ये कह लें कि स्मार्ट ग्रिड, जो पीछे हमने ग्रिड फॉर्मिंग इन्वर्टर्स के बारे में बात की थी। तो बेसिकली इस कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम को अच्छी तरह चलाने के लिए फिर और भी बहुत सारी सर्विसेज आ जाती हैं। इसमें हो सकता है कि कोई सॉफ्टवेयर भी एंसिलरी सर्विस का काम करे, जो बहुत अच्छी, जैसे आप अपने घर में जब सोलर लगाते हैं तो पहले ज़माने में क्या होता था, सीधा सीधा बैटरियों का बैंक होता था और आ जा रही होती थी। अब वहाँ पे एक सॉफ्टवेयर भी होता है, आपके मोबाइल से आप उसको सारे को मैनेज कर रहे होते हैं। तो इसी तरह छोटी छोटी इलेक्ट्रॉनिक्स बहुत सारी आ रही हैं जो आपको स्टेबिलिटी देती हैं, जो आपको एकदम आपकी बैटरी को ड्रेन होने से बचाती हैं, वगैरह वगैरह। तो इनकी एक अपनी इन सर्विसेज की अपनी एक मार्केट बनती जा रही है। तो फाइनली जी की टेकअवेज क्या है कि हमारे पास रिन्यूएबल्स की मार्जिनल कॉस्ट बहुत कम है, लेकिन वेरिएबिलिटी अभी बहुत ज़्यादा है, अभी स्टेबिलिटी नहीं है। ये स्टोरेज लेके आएंगे तो कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती जाएगी और कॉस्ट भी इस वक्त बहुत बढ़ रही है। और अभी तक हमारे जो कह लें कि वो कॉस्ट एफिशिएंट नहीं हुए सिस्टम। तो जो हमारी LCOE है, जो ट्रेडिशनल मेट्रिक है, वो काफ़ी नहीं है। अब हमें LCOS भी साथ देखेंगे तो तब हमें समझ आएगी। और जैसा अब हमने कहा कि कॉम्प्लिकेटेड और मुश्किल सा एक सिस्टम है ये, तो इसमें बहुत से मल्टी डायमेंशनल चैलेंजेस हैं, जो कि पॉलिसी लेवल पे भी हैं, टेक्निकल लेवल पे भी हैं, मार्केट के लेवल पे भी हैं, इकोनॉमिक लेवल पे भी हैं, लोगों से पैसे कैसे रिकवर करने हैं, प्राइस कहाँ पे होनी चाहिए, ग्रिड को स्टेबल कैसे रखें। तो सो मैनी एंड्स टू बैलेंस। और फाइनली इंटीग्रेशन इज एसेंशियल, यानी आपको अब इन सारी चीज़ों को एक इंटीग्रेटेड शेप में देखना पड़ेगा। सारी टेक्नोलॉजीज को, सारे सोर्सेज ऑफ पावर को, इस्तेमाल करने वालों को, डिस्कोज को, ट्रांसमिशन वालों को, इन सबको एक होल के तौर पे देखेंगे, ओवरऑल सिस्टम इम्प्रूवमेंट के तौर पे देखेंगे तो एक रिलायबल सिस्टम बनेगा, वरना नहीं बनेगा। तो दैट इज़ इट फॉर टुडे जी। इंशाल्लाह हम इसको अगले हफ्ते डिस्कस करेंगे।